हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही थी हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़, जिसमें मैं आपको प्राचीन इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मौर्य युग ये मैं आपको करवा रही थी। इसकी जो है प्लेलिस्ट आपकी अलग से बनी हुई है। इसके 2 पार्ट्स जो हैं अपलोड हो चुके हैं। आज बारी है पार्ट 3 की। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मौर्य युग की हमने स्टार्टिंग करी थी पार्ट 1 में, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो मौर्य युग का संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद इसका पुत्र आया बिंदुसार, फिर इसका पुत्र आया अशोक। और ये अशोक हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही जो मोस्टली आपके क्वेश्चंस बनते हैं। फिर हमने जाना था डिटेल में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था मैंने आपको कि नंद राजवंश को इसने समाप्त किया था और मौर्य वंश का इसने शासन स्थापित किया था। और इसकी माता के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से बताया। इसके बाद सेल्यूकस के बारे में बताया। सेल्यूकस की जो बेटी थी हेलेना, इसका विवाह किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। एपियानस ने जो है इसका उल्लेख किया था। फिर इसके बाद प्रशासकीय इसका जो इतना संगठन था, इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको बताया गया कि मेगास्थनीज की जो इंडिका है और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसमें हमें जो है ये अपने प्रशासन को किस तरह संगठित रखता था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके बाद जो है हमने ये पढ़ा कि जो मेगास्थनीज था वो यूनान का राजदूत था। ठीक है। और इंडिया में मौर्य काल में प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था पर इसने बहुत ही महत्वपूर्ण इसने प्रकाश डाला है। इसके बाद साम्राज्य जो था किस तरह प्रांतों में विभक्त हुआ और प्रांत जो किस तरह छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त हुआ, इसका पूरा विवरण आपको पार्ट 1 में बहुत अच्छे से मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। इसके बाद मैंने आपको समितियों के बारे में बताया था कि कितने प्रकार की समितियां हैं। 6 समितियां हैं और 6 समितियां अपने उनके आपको अलग अलग कार्य भी मैंने आपको बताए थे। ठीक है। आज आप चैनल से जुड़े हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि पीछे क्या हुआ है, और जो शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनकी रिवीजन हो जाएगी। इसके बाद बिंदुसार आया। बिंदुसार का हमने विभिन्न विभिन्न नाम पढ़े थे और मैंने आपको बताया था कि अमृत केटस और जो अमृत घात है ये बहुत इम्पोर्टेंट नेम है इसके। ठीक है। अमृत घात का मतलब क्या होता है? शत्रुओं की हत्या करने वाला। फिर इसके बाद जो आपका बिंदुसार है ये आजीविक संप्रदाय को मानता था। किस संप्रदाय को मानता था? आजीविक संप्रदाय को मानता था। और इसकी जो मंत्री परिषद थी वो उसमें कितने सदस्य थे? 500 सदस्य थे। इसके बाद अशोक हमने स्टार्ट किया था और ये कहा मैंने आपको कि इसने 99 अपने भाइयों की हत्या करके अपनी राजगद्दी को प्राप्त किया। ठीक है। इसकी जो पत्नी थी पहली, वो थी आपकी देवी। इससे इसके पुत्र पुत्री हुए महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है। इसकी उपाधियाँ बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक एक उपाधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके स्रोत, हमें वो उपाधि कहाँ से मिलती है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अशोक के अभिलेखों को हमने पढ़ा। कौन कौन से इसके अभिलेख हैं? जैसे कि आपके गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर और उद्गोलम, ये आपके क्या हैं? अभिलेख हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। इसके बाद शिलालेख आते हैं। 14 आप इसके शिलालेख हैं, जिसमें आपका पहला नाम है शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जोगढ़, एरागुड़ी, सोपारा, धौली तथा जोगढ़। ये सभी आपको मैंने बताए थे। इसके बाद आपका आता है लघु शिलालेख। लघु शिलालेख जो है इसी का रूप है, ये मुख्य वर्ग में आपके सम्मिलित नहीं है। रूपनाथ, गुर्जरा, सासाराम बिहार में, भाबरू बैराट, मास्की, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जतिंग रामेश्वर, एरागुडी, गोविंद मठ, पालकीगुडू, राजूल, मंडगिरी, हरोरा। तो ये सारे नाम हैं। इसके बाद मैंने आपको स्तंभ लेख के बारे में भी बताया था और लास्ट जो हमने किया था वो ये किया था गुहा लेख, जिसमें जो खास बात आपको ध्यान रखनी थी कि जितने भी अभिलेख हैं आपके प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, लेकिन जो आपका शाहबाज जो आपका गढ़ी है, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये आपके जो है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में थे। किस में थे? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में। तो ये मैंने लास्ट आपको करवाया था। और अब गाइज आपकी जो है डेली क्लासेस होंगी
कोई भी डिले नहीं होगा। तो चलिए पार्ट 3 को अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, तक्षशिला से आपको क्या मिला है, अरामाइक लिपि में लिखा गया एक हमें भगन अभिलेख मिला है। ये हमें कहाँ मिला है, तक्षशिला से मिला है। अरामाइक जो लिपि में ये लिखा हुआ है तक्षशिला में, ठीक है। इस लिपि को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसमें हमें इस लिपि में हमें एक लेख मिला है, अभिलेख मिला है, वो है आपका भगन अभिलेख। क्या नाम है, भगन अभिलेख। और कंधार के पास हमें मिला है शेरकुना नामक स्थान से यूनानी और अरमाइक लिपियों में लिखा गया एक द्विभाषीय हमें अभिलेख यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और काबुल नदी के बाएं किनारे पर हमें जलालाबाद के ऊपर स्थित लंगमान स्थित नामक स्थान से हमें अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का एक अन्य अभिलेख भी हमें मिला है। देखिए कौन कौन सा मिला है हमें अरमाइक लिपि में। अरमाइक लिपि आप जानते होंगे। तो एक तो हमें मिला है भगन अभिलेख, एक हमें मिला है जलालाबाद के ऊपर, एक मिला है आपको लंगमान स्थान से अरमाइक लिपि में एक हमें जो है अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें प्रथम पृथक जो आपका एक शिलालेख है उसमें एक खास बात कही गई है। ये स्टेटमेंट आ सकती है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं, जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इहलौकिक और परालौकिक कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार मैं अपनी प्रजा के लिए ही लिखता हूँ। ये आपके प्रथम जो है पृथक शिलालेख में इस बात का उल्लेख किया गया है। एक और बात, जैसे एक माँ अपनी संतान के लिए एक कुशल धाय को सौंप दे और निश्चिंत हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी राजकों को अपनी जो है नियुक्ति की है। ये भी आपके प्रथम शिलालेख में इस चीज़ का उल्लेख है। सभी पंथों के मध्य आत्म नियंत्रण और मन की क्या होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। ये आपके 7वें शिलालेख में है। अब जानेंगे हम अशोक के प्रमुख शिलालेख कौन कौन से हैं, कहाँ पर हैं, किस प्रदेश में है और किस जिले में है। जोगढ़ एक आपका स्थल है, ये पड़ता है आपके गंजाम जिले में। प्रदेश कौन सा है, ओडिशा। धौली स्थल पर पुरी जिला में, ओडिशा। यहाँ पर आपको शिलालेख मिलते हैं अशोक के। कालसी कहाँ है, देहरादून में। देहरादून कहाँ है, उत्तराखंड में। एरागुडी आपका कुरनूल जिला है, उसमें पड़ता है, और ये कहाँ है आपके आंध्र प्रदेश में। गिरनार, गिरनार की पहाड़ियाँ आपने ज़रूर सुनी है, ये है आपके जूनागढ़ ज़िले में, और जूनागढ़ ज़िला कहाँ है, गुजरात में। सोपारा एक स्थल है, सोपारा ठाणे ज़िले में है। ठाणा कहाँ है, ये है महाराष्ट्र में। मानसेरा, मानसेरा ज़िले में ही है, और ये कहाँ है, पाक अफगान सीमा पर। शाहबाजगढ़ी मर्दान ज़िला है, और ये कहाँ है मर्दान ज़िला, ये है आपके अफगानिस्तान में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम 1837 में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि सर्वप्रथम 1837 में जेम प्रिंसेप ने जो था अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में इसने सफलता प्राप्त की थी। और इन अभिलेखों में अशोक की पहचान किस रूप में की गई है, ये की गई है प्रियदर्शी के रूप में की गई है। ध्यान रखेंगे ये नेम। 1837 की आपको मैं ये बात बता रही हूँ, किसने इसको पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, और इसने इसके अभिलेखों को पढ़ा, और प्रियदर्शी जो है हमें नाम बताया है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कलिंग युद्ध को देखते हैं। ये कलिंग युद्ध तो आपका बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजगद्दी पर बैठने के बाद अशोक द्वारा केवल एक ही युद्ध किया गया, जिसको आप कलिंग युद्ध के नाम से जानते हैं। अपने राज्याभिषेक के ये 8वें वर्ष में यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने जो था कलिंग पर जो है आक्रमण किया और इसको जीत लिया था। इसमें 1 लाख युद्ध जो है लोग मारे गए थे, 1.5 लाख बंदी बन गए, और अधिकतर जो संख्या थी नरसंहार से अशोक का यहीं पर, इसलिए कहते हैं ना अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, वो कलिंग के युद्ध को जीतने के बाद ही हुआ। तो ये 261 ईसा पूर्व की बात है, और यहाँ पर जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है, और अशोक के अभिलेखों के हम खोजकर्ताओं को एक बार जान लेते हैं। देखिए, जो आप इसका जो धौली अभिलेख है, ये इसके जो खोजकर्ता है वो है किट्टो, 1837 में किया था। भाबरू शिलालेख है, ये खोजकर्ता है कैप्टन बर्ड, ये 1840 में हुआ। बराबर और नागार्जुनी गुफा ये किया था हैरिटन ने 1785 में।
दिल्ली टोपरा जो शिलालेख है ये किया था कैप्टन पोलियर ने 1785 में ही। 1785 में आपके दो आ गए हैं, एक तो है बराबर और नागार्जुनी गुफा, एक है आपका दिल्ली टोपरा। और दिल्ली मेरठ जो आपका स्तंभ लेख है ये आपका पेंड्रे टिम्परेथलर, ये 1750 में इसने खोजा। मानसेरा जो है, मानसेरा शिलालेख, ये कैप्टन ले ने 1889 में। कालसी शिलालेख जो है जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में। रुमिनदेन जो आपका है अभिलेख है ये किसने खोजा है भाई, ये खोजा है फिहरर ने। जोगढ़ अभिलेख खोजा है सर वॉल्ट इलियट ने 1850 में। गिरनार शिलालेख जो है लेफ्टिनेंट कर्नल टाड ने। शाहबाजगढ़ी है एक फ्रांसीसी अधिकारी ने 1836 में इसको खोजा। इलाहाबाद स्तंभलेख जो खोजा था टी.एस. बर्ट ने। और मास्की अभिलेख खोजा था बिडेन ने। निगाली सागर जो खोजा था वो खोजा था फिहरर ने। और रामपूर्वा खोजा था कार्डियल ने। और सारनाथ का स्तंभ जो खोजा था ऑरेलस्टाइन ने खोजा था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, जो कुछ इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इसमें से जो दिल्ली टोपरा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका नाम आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। मानसेरा का, कालसी शिलालेख का, और रूमेंदे और जोगढ़, गिरनार भी, शहबाज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बच क्या गया, इससे अच्छा तो आप सारे ही याद कर लेंगे। ठीक है ना। देखिए हम ये बात कर रहे थे कि अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ कलिंग के युद्ध के बाद। इसके बाद थोड़ा सा हम और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि कलिंग युद्ध और इसके परिणामों के विषय में हमें ये चर्चा कहाँ मिलती है। हमें इसके 13वें शिलालेख से हमें कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है कि हमें जितनी भी सूचनाएं अगर हमने जाननी है तो 13वें शिलालेख को अभिलेख को हमें पढ़ना होगा। उसने दूसरे राज्यों पर भौतिक विजय पाने की नीति छोड़ दी और सांस्कृतिक विजय पाने की इसमें यहाँ पर नीति अपनाई। यानी कि भेरी घोष के बदले अब धम्म घोष, यानी कि धर्म को इसने जो है सराहा। ठीक है, और अशोक ने पश्चिम एशिया और यूनानी राज्यों में अपने शांति दूत भेजे थे। श्रीलंका और मध्य एशिया में भी इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। कहाँ कहाँ भेजे थे इसने, एशिया और यूनानी राज्यों में। और धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ शांति दूत भेजे, श्रीलंका और मध्य एशिया में। बात करेंगे कौन कौन से धर्म प्रचारक थे और कौन कौन से ये देशों में गए थे। देखिए सबसे पहले इसके पुत्र और पुत्री आते हैं, देवी के हैं ये। ठीक है, देवी इनकी माता है। महेंद्र और संघमित्रा ये गए थे श्रीलंका में, ये आपने ज़रूर सुना होगा। मंजनित जो गए हैं ये गए हैं कश्मीर और गांधार में। सोन और उत्तरा जो थे वो गए थे स्वर्ण भूमि पे। आप इस तरह से याद कर सकते हो, सोना कहाँ मिला है, स्वर्ण में। ठीक है, इस तरह आप याद कर सकते हो, सोन और उत्तरा गए थे स्वर्ण भूमि में। महाधर्म रक्षित गया था महाराष्ट्र में। मैं से महाधर्म रक्षित और मैं से ही आपका महाराष्ट्र। रक्षित कहाँ गया था, कर्नाटक वनवासी में। महारक्षित ये गया था यमन देश में। देखो यहाँ है महाधर्म रक्षित, ध्यान से देखेंगे, और यहाँ है सिर्फ महारक्षित। महाधर्म रक्षित गया था महाराष्ट्र में और महारक्षित गया था यमन देश में। महादेव गया था महिष मंडल मैसूर में है ये। और धर्म रक्षित ये गया था अप्रांतक में। देखो यहाँ धर्म रक्षित, इसका धर्म रक्षित यहाँ ले लिया। मंजिम गया था ये हिमालय देश में। ठीक है, तो इतने आपने याद रखने हैं। ये धर्म प्रचारक थे, ये अलग अलग देशों में गए हैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। अशोक ने अपनी विजय के बाद कलिंग को अपने अधिकार में रखा और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और अपने साम्राज्य के भीतर उसने एक तरह के अधिकारियों की नियुक्ति की जिसे कहा जाता था रज्जुक। कुछ अधिकारी भी तो चाहिए ना उसे संभालने के लिए, तो वो क्या कहलाते थे, रज्जुक कहलाते थे। और इन्हें प्रजा को केवल पुरस्कार ही नहीं बल्कि दंड देने का भी क्या था, अधिकार दिया था। ठीक है, अब बात करेंगे हम अशोक की गृह नीति पर बौद्ध धर्म का किस तरह का प्रभाव पड़ा। कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक अब क्या हो गया, अशोक बौद्ध हो गया। और अबोधों को इसने अपार अपना दान दिया। बौद्ध स्थलों की इसने यात्रा भी की। और उसकी इतनी सारी जो इतनी यात्राएं हैं इसका संकेत हमें कहाँ मिलता है, उसके अभिलेखों में आए धम्म यात्रा शब्द से हमें ये मिलता है। और अशोक ने जो बौद्धों का तीसरा सम्मेलन था यानी संगति आयोजित इसने करवाई थी। और धर्म प्रचार को केवल दक्षिण भारत में नहीं, श्रीलंका में, बर्मा में, हमने पढ़ा ना श्रीलंका में भेजा था इसने अपने पुत्र पुत्री को, तो वहाँ पर भी इसने अपने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने नारी सहित समाज के लिए
धम्म महामात्र बहाल किए और कर्म कांडों का विशेषकर स्त्रियों में प्रचलित अनुष्ठानों या रस्मों का ये विरोधी था। ठीक है, ये रस्मों का बहुत ज़्यादा विरोधी था और अनेक प्रकार के पशु पक्षियों की हिंसा पर रोक भी इसने लगाई और राजधानी में इसने प्राणी की हत्या करना बिल्कुल निषिद्ध कर दिया था। यह सब कुछ अशोक ने किया है। अशोक का जो धर्म है वो बिल्कुल भी संकुचित नहीं था। इसका एक उपदेश था, वो ये था कि लोग माता पिता की आज्ञा माने, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं का आदर करें, दासों और सेवकों के प्रति दया करें और अशोक ने लोगों को जिए और जीनो दो का पाठ पढ़ाया। वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे हम कि इतिहास में अशोक का क्या स्थान है। देखिए, अशोक ने अपने टाइम में बहुत उपलब्धियां हासिल की है। इसे विश्व में महान धर्म प्रचारक शासक ही हुआ है। अशोक ने देश में राजनीतिक एकता भी स्थापित की। धर्म, भाषा, एक लिपि के सूत्र में संपूर्ण देश को उसने बांधा भी। यूनानी में, प्राकृत में, संस्कृत में, सभी भाषाओं में इसने धार्मिक संप्रदाय को समन्वित किया। साम्राज्य के सुदूर भागों में अपने उत्तराधिकारियों को नियुक्त भी किया। प्रशासन कार्य में इसको लाभ भी हुआ। साथ ही विकसित गंगा के मैदान और पिछड़े दूरवर्ती प्रदेश के सद्य मध्य में इसने सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ाया। ठीक है, इसको किस किस चीज़ का, किस किस भाषाओं का ज्ञान था? यूनानी का भी था, प्राकृत का भी था और संस्कृत का भी था। ठीक है, अब देखेंगे हम अशोककालीन विदेशी राजाओं के भारतीय नाम क्या थे। कि ये भारतीय नाम है और ये विदेशी राजा हैं। अंतियोक सीरिया के राजा एंटीयोकस थियोस, तुर्मे मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस, अंतिकीन मकदूनिया के राजा एंटीगोनस, मग सीरिया के राजा मगस, अल की सुंदर एप्रेस के राजा अलेक्जेंडर। ये इतना खास नहीं है, आपको जस्ट रीड आउट मैंने करवा दिया है। इतिहास में अशोक का नाम किस तरह लिया जाता है? उसकी शांति, उसका अनाक्रमण और सांस्कृतिक विजय की नीति के लिए अशोक हमेशा जो है अमर रहेगा। अब बात करेंगे हम पुराणों के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे। कुणाल जो था ये था बंधुपालित, कुणाल का ये पुत्र था। इंद्रपालित बंधुपालित का ही पुत्र था। इंद्रपालित दशोन, ये इंद्रपालित का पुत्र था। दशरथ दशोन का पुत्र। संप्रति दशरथ का पुत्र। शालीश्रुक, देवधर्मन, शंत धनुष और बृहदत्त। ये बृहदत्त आपका अंतिम शासक है। आप इसका नाम तो ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कैसा लगा आज का सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। मौर्य प्रशासन अब हम कल करेंगे, क्योंकि प्रशासन की मैं एक जो है प्रॉपर वीडियो आपके लिए बनाना चाहती हूँ एक ही पार्ट में। इसको मैं अभी इंक्लूड नहीं करना चाहती। तो कैसा लगा सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अब आप सब क्या करेंगे? लाइक ज़रूर करें, शेयर आप मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये था आपका पार्ट 3। अब अपलोड होगा पार्ट 4, वो होगा कल। और इसके बाद आपका मौर्य साम्राज्य बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल अगेन। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय।